दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अनुसार हमने तैयार किए हैं और साथ में इंक्लूड रहते हैं हमारे करंट अफेयर से कुछ फैक्ट। ओके, वीडियो के लास्ट में आपको करंट अफेयर से जो है फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, हमेशा की तरह कहूंगा आपसे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका पहले खुद से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसको सुन लिया जाए। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यानी आपको बताना है। देखिए, आपके ऑप्शन से पता चल रहा है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन कौन सी इकोनॉमी? इकोनॉमी में भी सेक्शंस होते हैं। मौद्रिक अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था या विकासात्मक अर्थव्यवस्था। देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। यही है अमर्त्य सेन। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है होम इन द लैंड, सॉरी होम इन द वर्ल्ड। ओके, होम इन द वर्ल्ड बहुत ही पॉपुलर बुक है, इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कल्याण और विकास पर तथा अकाल, गरीबी, स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। होम इन द वर्ल्ड उनमें से एक पुस्तक है, उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। और बात की जाए नोबेल पुरस्कार की तो ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। एक भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, आर्थिक, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको ये पुरस्कार मिला था वर्ष 1913 में। किसके लिए? उनकी जो कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है नोबेल प्राइज मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने नोबेल प्राइज पाने वाले। ओके, दूसरा प्रश्न पढ़िए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय आपको मिलेगा सिडनी में, जी नहीं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा के अंदर। जेनेवा आपको पता है स्विट्जरलैंड में है और जेनेवा में बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुख्यालय आपको मिलेगा। आपको याद रखना होगा बहुत से जो फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अध्यक्ष और उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो उनके बारे में यहाँ से एटलीस्ट वन प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे सही। जैसे आपको याद रखना है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, डब्ल्यू और MO ये हो गया। ठीक है, और WHO, ठीक, G20 और G7, इनको भी याद रखना है। ठीक है, और यूनेस्को हो गया और UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये हो गया। इनका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखना है और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1951 में। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान जो है अभी समय लागू हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है 1951 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो है WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की 6 एजेंसियां हैं, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। और वर्तमान में इसके महासचिव हैं पेटेरी टलस और अध्यक्ष हैं गेरहार्ड एड्रियन जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न पढ़िए। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। यानी आपको बताना है ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन कौन सा है जिसके अनुसार एक जनसंख्या जो है स्थिर रहेगी। बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती मृत्यु दर। कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप कर सकते हो इजीली। ओके, देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर रहेगी तो स्थिर जनसंख्या भी रहेगी। ओके, चलिए देखिए स्थिर जनसंख्या के लिए एक बहुत ही जो है पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर जन्म दर 2.0 हो, 2.1 हो, यानी एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म देती है तो उस देश की जो जनसंख्या है वो स्थिर रहेगी। ओके, चलिए डिटेल है, आप पढ़ सकते हो इसको। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता?
जिस प्रकार केंद्र में होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी होते हैं, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं, यानी कि ये तो है, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री इसका पार्ट नहीं होते। किसका? राज्य के विधानमंडल का। एक्चुअली मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, वो विधानसभा का हिस्सा होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी डिटेल यहाँ देखेंगे। देखिए अंडर आर्टिकल नंबर 160, एक सेकेंड, अंडर आर्टिकल नंबर 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, और ये जो विधानमंडल है ना, ये राज्यपाल होगा इसमें, और दो सदन और होंगे। कौन कौन से? विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में विधान परिषद होती है, और जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में विधानसभा होती है, यानी निचला सदन, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए उन 6 राज्यों के नाम। आपको पता होगा कि 6 राज्यों में बाई कैमरल जो है स्टेट है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है 6 राज्यों में। विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है इन 6 राज्यों में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन 6 राज्यों के नाम लिखकर बताइए, और आप लिख नहीं सकते हो, सर्च ज़रूर कीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, यानी आपको बताना है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में मिलेगी आपको फूलों की घाटी, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में मिल जाएगी। एक होती है साइलेंट वैली, यानी शांत घाटी, ये आपको केरला में मिलेगी, ठीक है। चलिए एक बार दर्शन कर लेते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। यही है उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसको नाम दिया था फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। एक्चुअली ये नंदा देवी अभयारण्य जो है उसका ही एक हिस्सा है, और नंदा देवी अभयारण्य को वर्ष 1982 में विश्व धरोहर यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नंदा देवी अभयारण्य का ही एक पार्ट है जो है फ्लावर्स ऑफ वैली, और नंदा देवी एक यूनेस्को साइट है, ठीक, 1982 में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ताजमहल को यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया था, ठीक है, इसी के आसपास की डेट है। 6वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में? अरावली? ये तो नहीं होगा, क्योंकि अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? देखो सह्याद्री भी नहीं होगा, सह्याद्री महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला तक फैली हुई है। आपके ऑप्शंस बचे ये, अब आप बताइए इनमें से। देखिए जो अजंता की पहाड़ियां हैं ना, वो केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है, यानी कि हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अजंता की पहाड़ियां केवल महाराष्ट्र तक सीमित है, यानी एक ही राज्य तक सीमित है। देखिए जो अजंता केव है वो आपको मिलेंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अजंता की गुफाएं नाम सुना होगा, यही है, और अजंता की जो पहाड़ियां हैं वो यही है, महाराष्ट्र तक सीमित है। और अरावली की बात की जाए तो अरावली जो है गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है, ठीक। सतपुड़ा आपको पता होगा इस तरीके से है, तो ये आपको गुजरात राज्य से शुरू होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। और सह्याद्री, जिसको पश्चिमी जो है सह्याद्री भी बोलते हैं, और जो पश्चिमी घाट है उसी को बोलते हैं सह्याद्री, और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला तक जो है फैली हुई है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है, किस गर्म जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है? देखिए जो गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा आपको, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप या तो ठंडी जलधाराओं के नाम याद कर लीजिए, या कर लीजिए गर्म जलधाराओं के नाम, यानी एक जलधारा जो भी है उनमें से एक को याद रख लीजिए, या तो ठंडी जलधारा या फिर गर्म जलधारा, और फिर एलिमिनेशन के माध्यम से आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्यूरोशिबो है। क्यूरोशिबो जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है, और जापान की एक प्रमुख जलधारा है, ठीक है। देखिए क्यूरोशिबो जो है, और ये फिलीपींस द्वीप समूह के नज़दीक पहुंचकर सनमार्गी पवनों के प्रभाव में आकर उत्तर की ओर बढ़ती है, और जापान के पूर्वी तट पर पहुंचती है। और जब ये वहां पहुंचती है तो इसका जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है, और इसी कारण जापान के लोग इसको काली जलधारा कहते हैं, गहरा नीला रंग होने के कारण। यहाँ पर गर्म जलधारा है और यहाँ पर ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा जैसे हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूरोशिबो और सुशीमो, कनारी, है ना, क्यूराइल, अल नीलो, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंगर, इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। या तो आप ठंडी जलधाराओं के नाम याद रख लीजिए, या फिर रख लीजिए गर्म जलधाराओं के नाम। एक को याद रख लीजिए, बाकी क्वेश्चन जब सामने आएगा तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेना, वो आपका प्रश्न वहां सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, उलगुलन विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलन विद्रोह संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा? देखिए ये संबंधित है बिरसा मुंडा से, ठीक है। एक्चुअली ये उलगुलन जो है ये उपाधि थी, जब 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर झारखंड में, ये सर्वाधिक चर्चित जो विद्रोह रहा,
और इसी विद्रोह के दौरान मुंडा उलगुलान जो विद्रोह था, इसकी उपाधि धारण की थी। एक्चुअली ये जो विद्रोह था वो अंग्रेजी सरकार, ठेकेदार, सूदखोरों और जमींदारों के द्वारा जो आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उनका जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत मानकर ये उपाधि धारण की थी, उल गुलान की उपाधि। ठीक है, तो ध्यान रखना, उल गुलान विद्रोह जो था बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, जो कि वर्ष 1899 1900 में हुआ था, और मुख्य केंद्र इसका झारखंड था, छोटा नागपुर वाला। ठीक है, और जो आदिवासियों का जो वो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक। नौवां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछा है, और आपको ये जो है याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ईज़ी प्रश्न है और ईज़िली एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया गया है। देखिए, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से इनको जाना जाता है, और भारतीय राजनीति के पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने भारतीयों का जो राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व जगत का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। यानी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, इसमें बताया है कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। भारतीयों की जो वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल है, वो यहाँ से लेकर जाते हैं, और वहाँ पर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो फायदा है वो उठाते हैं, और वहाँ पर पक्का जो तैयार माल है उसको भारत में लाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आर्थिक शोषण हो रहा है। और इस पुस्तक में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया है। ये वर्ष 1866 की बात है। ध्यान रखना, वर्ष 1866-67 की बात है, जब इन्होंने बताया था कि प्रत्येक भारतीय ₹20 कमाता है साल में। ध्यान रखना, साल में ₹20 कमाता है। इतनी हालत खराब थी उस समय। चलिए, 10वां प्रश्न पढ़िए। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु रामदास के द्वारा, या फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, या गुरु नानक? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। गुरु हरगोविंद के द्वारा जो है अकाल तख्त का निर्माण कराया गया था। अकाल तख्त जो है गुरु हरगोविंद साहब के द्वारा बनाया गया था, और न्याय संबंधी तथा सांसारिक मामलों पर विचार करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। अकाल तख्त जो है 5 तख्तों में से पहला तख्त है, इसको भी याद रखिए। और यह सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है, इस तख्त पर बैठने वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उन 10 गुरुओं के नाम और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट। जैसे प्रथम जो गुरु हुए, गुरु नानक देव साहब हुए, जो कि 1469 में इनका जन्म होता है पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। ठीक है, दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए, और इन्होंने ही गुरुमुखी नामक लिपि का आविष्कार किया था। और आप देखोगे, जो गुरु का लंगर जो प्रथा होती है, इसको इन्होंने ही कंटिन्यू किया था। गुरु अंगद दूसरे सिख गुरु थे। गुरु अमरदास जो कि अकबर के समकालीन थे, ये तीसरे गुरु हुए, और गुरु रामदास अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण शुरू किया था चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा। पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए, और आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की, और स्वर्ण मंदिर का जो कार्य था उसको कंप्लीट कराया इन्होंने। और जहांगीर का जो एक पुत्र था राजकुमार खुसरो, उसको सहायता दी थी गुरु अर्जुन देव साहब ने, पांचवें गुरु जो हुए। और उसको सहायता देने के लिए जहांगीर ने इनको, गुरु अर्जुन देव साहब को, मृत्युदंड की सजा दी थी। छठवें गुरु हरगोविंद साहब, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हुए हरकिशन, और नौवें गुरु हुए तेग बहादुर, और 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। खालसा नामक योद्धा समुदाय की इन्होंने स्थापना की थी। अंतिम सिख गुरु थे, और इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया था। ओके, चलिए, ध्यान रखना, इनको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ, हर टेस्ट पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारी आयोग का संबंध बताना है आपको। देखिए, सरकारी आयोग का संबंध आपको मिलेगा केंद्र और राज्यों से संबंधित। ठीक है, अपनी राय देने के लिए सरकारी आयोग का गठन होता है वर्ष 1983 में। ठीक है, देखिए, अब तक 4 आयोग गठित हो चुके हैं केंद्र और राज्यों से संबंधित। सरकारी आयोग इनमें से तीसरा था। ये आयोग है, ध्यान रखना, राजमन्नार आयोग जो है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारी आयोग, और एमएम पुंछी आयोग, ये केंद्र और राज्यों से संबंधित अपनी जो राय देने के लिए इनको गठित किया गया था। चलिए, अब हम एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे पहला आयोग था हमारा राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने राज्यों को स्वायत्तता देने की बात कही थी, यानी कि राज्यों को फ्रीडम देने की बात कही थी। ठीक है, और आनंदपुर साहिब जो आयोग था, प्रस्ताव था, इन्होंने कहा था 4 विषय केंद्र को अपने पास रखने चाहिए, और बाकी सारे विषय राज्यों को दे देने चाहिए। और वो 4 विषय कौन कौन से थे? एक तो रक्षा मामले हो गए, एक हो गया संचार, एक हो गया मुद्रा, और एक हो गया विदेश मामले। ये 4 मामले जो हैं केंद्र को अपने पास रखने चाहिए, और बाकी सारे मामलों से संबंधित जो भी कानून विषय संबंधित हैं वो राज्य को सौंप देने चाहिए।
फिर आता है सरकारी आयोग वर्ष 1983 में, और 87 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इन्होंने कहा था कि केंद्र की शक्तियों में कटौती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इन्होंने ये कहा था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए केंद्र को किसी भी प्रकार से राज्यों के साथ जो है अ, स्वस्थ राज्यों को स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। ठीक है? फिर आता है एम पुंछी आयोग वर्ष 2007 में। इन्होंने 2 मुद्दों पर मुख्य फ़ोकस था इनका। पहला मुद्दा समवर्ती सूची से था और दूसरा था राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। समवर्ती सूची से संबंधित इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी राज्य है या केंद्र है, अगर समवर्ती सूची में परिवर्तन करना चाहता है, तो दोनों की सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केंद्र की भी और राज्य की भी। ठीक है? और राज्यपाल के विषय में इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इन्होंने 2-3 पॉइंट्स दिए थे, जैसे एक तो राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्त किया गया है, उसका मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसी राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो है स्थानीय राजनीति से संलग्न नहीं होना चाहिए। यानी स्थानीय राजनीति में उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। दूसरा और तीसरा पॉइंट था, इन्होंने कहा था कि राज्यपाल कोई इस विशेष क्षेत्र में ज्ञान रखता हो, कोई स्पेशल क्षेत्र हो उसका और उसमें उसको स्पेशल नॉलेज भी हो। ठीक है? चलिए, 12वां प्रश्न है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। भारत सरकार में जो व्यय होता है, सरकारी व्यय होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है वित्त आयोग। ठीक है? चलिए, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का कार्य वित्त मंत्रालय का होता है। देखिए, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के वित्तीय प्रशासन, विभिन्न राज्यों के वित्तीय मामलों का निपटारा करने के लिए, सरकार के व्यय को नियमित करने के लिए, समस्त आर्थिक और वित्तीय मामलों में कार्यवाही करने के लिए, प्रारंभ में जो वित्त मंत्रालय था, इसको वित्त विभाग कहा जाता था। वर्ष 1947 यानी आज़ादी से पहले इसको वित्त विभाग कहा जाता था। लेकिन बाद में अब इसका नाम चेंज किया गया, वित्त मंत्रालय, यानी आज़ादी से ही इसको वित्त मंत्रालय कहा जाता है। वित्त मंत्रालय 5 इसके विभाग हैं वित्त मंत्रालय के, और वो इस प्रकार हैं, जैसे आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या फिर और है विनिवेश विभाग। ये 5 विभाग हैं वित्त मंत्रालय के, ठीक है? और वित्त मंत्रालय इन्हीं 5 विभागों की मदद से अपना कार्य संचालित करता है, ठीक? 13वां प्रश्न है भारतीय नौसेना के दक्षिणी सैन्य कमान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? देखिए, भारतीय नौसेना के 3 मुख्य कमान हैं, और आपको बताना है दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? करवार में, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई है? देखिए, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। कोच्चि में है दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय। चलिए, देख लेते हैं एक बार बाकी के मुख्यालय। हमने अभी बताया कि भारतीय नौसेना के 3 मुख्य कमान हैं। पश्चिमी कमान आपको मुंबई में मिलेगा, पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में, और दक्षिणी कमान आपको कोच्चि में मिल जाएगा। ठीक है? 14वां प्रश्न है सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय यानी दीवान-ए-कोही स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? सबसे पहली चीज़, मध्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी भारत की, उसमें दीवान-ए-कोही जो है कृषि मंत्रालय को कहा जाता था, ये याद रखना। तो कृषि मंत्रालय जो यानी कि दीवान-ए-कोही को स्थापित करने वाला पहला शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, मध्यकालीन शासक, ठीक है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए हमारा जो इतिहास है, वो बहुत ही विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है। इतिहास में बहुत से ऐसे एकदम अनपढ़ शासक हुए हैं जिन्होंने शासन व्यवस्था को बहुत ही मजबूत तरीके से, बहुत ही सूझबूझ तरीके से सँभाला है। और इतिहास में बहुत से ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने, जो पढ़े लिखे होने के बाद भी एकदम बेवकूफ़ों वाली हरकतें की, और उन्हीं में से मोहम्मद बिन तुगलक एक था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये योजना चलाई थी, 1 सेकंड। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रकार की ये योजना चलाई थी, जैसे दोआ क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान व कराचीन का अभियान। योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, उसमें कमी थी। यानी कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसने बेवकूफ़ों वाली हरकतें की। कुल मिलाकर ये था कि उसके पास व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। हम दूसरी तरफ देखते हैं अकबर को। अकबर बिल्कुल अनपढ़ था, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया। मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, और 200 250 वर्षों तक फिर आगे वो, उसके जो उत्तराधिकारी थे, वो शासन व्यवस्था चलाते रहे। देखोगे कि बाबर जो था 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा उसने, 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? फिर उसके बाद बाबर आता है, सॉरी हुमायूँ आता है। 9 वर्ष तक रहा, लेकिन वो उसकी स्थिति ऐसी ही रही। और 1540 में आपने देखा हो, सुना होगा कि बिलग्राम यानी चौसा का जो युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को पराजित करके भगा दिया था, और 15 वर्षों तक फिर वो भारत से बाहर ही रहा था। लेकिन 1555 में फिर से जो है हुमायूँ आता है भारत में, और दिल्ली के तख्त पर बैठता है।
उसके बाद 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है अकबर। अनपढ़ व्यक्ति था अकबर, लेकिन उसने उसके पास व्यावहारिक ज्ञान बहुत था। छोटी सी उम्र में उसने मुगल की सत्ता को बहुत ही मजबूत तरीके से स्थापित कर दिया और इस तरीके से स्थापित किया कि आगे आने वाले 200-250 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारी बिना रोक टोक शासन करते रहे भारत पर। तो इतिहास बहुत ही विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा था, उसकी शासन व्यवस्था चरमरा गई जल्दी, और दूसरी तरफ अकबर अनपढ़ था, उसकी शासन व्यवस्था जो है इतनी मजबूत स्थिति में आ गई थी। ठीक है। देखिए, चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। अफ्रीकी मोरक्को यात्री था, अफ्रीकी देश जो है मोरक्को, उसका एक यात्री था, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में ही हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में जो है स्वतंत्र राज्य यानी विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अगर आपको पता है तो और नहीं पता है तो। उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त हो गया था। चलिए मैं ही बताता हूँ, वो युद्ध था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, जिसे बन्नेर हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस जो है युद्ध की डेट बताइए। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न और हमारी इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? देखिए, भूदान आंदोलन, भूदान यानी भूमि को दान करना। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है हमारे इस तमिलनाडु से। जी नहीं, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश से। ठीक है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो जमींदार और जो गरीब थे उनके बीच की खाई बहुत ज़्यादा थी। जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और गरीबों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको भूदान आंदोलन किया नाम दिया गया वर्ष 1951 में। और ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गांव से। इसमें यह था कि जो जमींदार हैं जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा है, लाखों हजारों बीघा जमीन है, वो स्वेच्छा से गरीबों में अपनी जमीन दान करेंगे। ठीक है, यानी कि जो गरीब हैं उनको थोड़ी बहुत जमीन प्रोवाइड कराएंगे। और इस तरीके से ये आंदोलन शुरू होता है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। भूदान आंदोलन के जरिए भूमि सुधार करना मुख्य उद्देश्य था और कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाना ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ध्यान रखना, वर्ष 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। एक फैक्ट और बताता हूं मैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। वर्ष 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। और 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है? हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कल के। देखिए, 2023 का मिला है डॉक्टर रवि कन्नन, असम के बहुत ही फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट हैं ये। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। देखिए, करंट अफेयर्स का ये जो मेथड है, आपको पसंद आता है या नहीं आता, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। डेली का जो करंट अफेयर होता है हम उसको इस फॉर्म में, फैक्चुअल फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय सेना के द्वारा अग्नेयास्त्र वन का आयोजन लद्दाख में किया गया और थरमन सनमुखरत्नम बने सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। जिम्बाब्वे के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम था हीथ स्ट्रीक, इनका निधन हो गया। भारत ने बनाया दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। दीपक गुप्ता बने कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अभिनेता आर माधवन बने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगा रामायण पार्क। ध्यान रखना, यूपी का अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। रामायण पार्क लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिस्ट में मध्य प्रदेश ने किया टॉप। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना उदयपुर से हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का। नेपाल देश ने मनाया गाई जात्रा उत्सव। गाई जात्रा उत्सव नेपाल देश मनाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 42। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना जाना नहीं। ओके, चलिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।